गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी। टॉपिक सोशल इश्यूज इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 5.3% पर पहुंच गई है, जो लगभग 27% से भी ज़्यादा थी 2011 और 12 में। ये एक मच शार्पर डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड्स, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट में कहा है। तो एक अब जो है इवन वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया है। $3 पर डे का जो है वो अब एस्टिमेट रख दिया है। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर भी जब हमारा पॉवर्टी लाइन, अगर पॉवर्टी जो है रेट कम हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया के रिजिलियंस और प्रोग्रेस हो रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो 2022-23 में वर्ल्ड बैंक ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन $2.15 पर डे होती थी उसको $3 पर डे कर दिया, ताकि रिफ्लेक्ट बेटर हो सके कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है डेवलपिंग नेशंस में। और इस एडजस्टमेंट के बाद ग्लोबल बेंचमार्क जो पॉवर्टी मेजरमेंट के थे वो भी इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो अगर हम $3 पर डे का लेवल देखें तो इंडिया के जो शेयर है पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का जो शेयर है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है वो लगभग 5.3% है। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 344 मिलियन से कम होकर अब सिर्फ 75 मिलियन लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। तो 2.15 अगर हम आंकड़ा लेते पहले, तो इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन तो सिर्फ 2.3% रह जाती 2022 में। ठीक है, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन को जो है वो अब रिवाइज करके 4.2 कर दिया गया है पर डे। और उसके हिसाब से इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 57.7% से कम होकर 23.9% हो गया है। और अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक का डेटा और भी हाईलाइट कर रहा है डिस्पैरिटीज़ बेस्ड ऑन ज्योग्राफी और एजुकेशन। रूरल पॉवर्टी भी जो है वो ड्रॉप हुई है 69% से कम होकर 32.5%। अर्बन पॉवर्टी भी जो है 43.5% से कम होकर 17.2% हुई है सेम पीरियड में। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ अगर हम देखें तो 35% जो इंडियंस जिनकी 16 से ऊपर की एज है लेकिन उनके पास फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, वो जो है पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डायमेंशंस में भी अगर हम देखें, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और एजुकेशनल एनरोलमेंट का एक्सेस, उसमें जो है इंडिया की जो नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी है वो भी कम हुई है, 53.8% से कम होकर अब 15% रह गई है। और इवन नीति आयोग के एस्टिमेट्स भी यही दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को जो है हमने अगर सस्पेंड किया है, तो जो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर होगा वैसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर अगर चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा की जो है को अगर कुछ का फ्लो जो है कंट्रोल करता है, तो वैसा इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं आएगा। उन्होंने कहा है क्योंकि 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का वाटर है वो इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट होता है, चाइना से नहीं आता है वो। तो इवन अगर चाइना रिडक्शन कर देता है तो उससे बल्कि हमारे को हेल्पफुल ही रहेगा कि असम की जो एनुअल फ्लड्स हैं वो हेल्प हो जाएगी कंट्रोल होने में। ठीक है, तो इंडिया जो है वो मॉनिटर करता रहता है चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे हैं। ये जो है फार अपस्ट्रीम लोकेटेड होते हैं और अभी तक तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इससे अरुणाचल प्रदेश या आसाम पर नहीं आया है। इवन जो मिडॉग काउंटी जो डैम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी है, 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो तिब्बत में बनाया जा रहा है। चाइना का लॉन्ग टर्म जो साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्लान भी है, उसमें कहा जाता है कि वो डाइवर्जन ऑफ वाटर करना चाहते हैं ब्रह्मपुत्रा का एरिड नर्दर्न रीजन्स में। ठीक है, तो डिस्पाइट कवरिंग 34.2% ऑफ ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इंडिया में 80% जो है उसकी टोटल वाटर यील्ड होती है। तो इससे जो ये परसेप्शन है कि चाइना तिब्बतन प्लेटू को प्राइमरी रिवर्स, चाइना का जो तिब्बतन प्लेटू है वो प्राइमरी रिवर का सोर्स है ब्रह्मपुत्रा का, वो गलत है। तिब्बतन प्लेटू में तो वैसे भी बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इंडिया का जो पोर्शन है ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो वॉल्यूम तभी गेन करती है जब वो ट्रिब्यूटरीज उसकी इंडिया में मिलती हैं उसे। स्नो मेल्ट फिर इंडिया के हिमालय से होती हैं, उससे भी जो है रिवर की यील्ड बढ़ जाती है। सब्सटैंशियल रेनफॉल, मानसून फेड ट्रिब्यूटरीज, स्नो मेल्ट, अपस्ट्रीम इंटरवेंशंस बाय चाइना से
जो है कोई ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का टोटल फ्लो इंडिया में रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो चेंजेस अगर हम देखें फ्लो पैटर्न में, तो वो उससे कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं सियांग पर, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इंडिया जो है वो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इन इम्पैक्ट्स को मैनेज कर सकता है। प्रोजेक्ट्स जैसे कि अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो डुअल पर्पसेस सर्व करते हैं। और अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स अगर होगी रिजर्वायर मैनेजमेंट में, या डैम फेलियर से, लैंडस्लाइड से, या सिस्मिक एक्टिविटी से तिब्बत में, तो उससे डाउनस्ट्रीम रिस्क ज़रूर है, लेकिन वो इतने नहीं हैं। ठीक है, नेचुरल फ्लो जो है वो रिवर की मॉर्फोलॉजी को भी अफेक्ट कर सकता है अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं 30% ऑफ इंडिया का टोटल वाटर रिसोर्सेज होल्ड करती हैं। 41% ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारा जो है वो ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र से ही आता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्राइमरी साइट है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का। तो इंडिया ने वहाँ पर इस पर जो है अगर हम देखें, 2 मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है प्रपोज किए हैं। और ये जो है ये प्रपोज वाटर लिंक्स जो हैं, ये कोई सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होंगे चाइना के अपस्ट्रीम इंटरवेंशन से, अगर वो तिब्बत में करता है तो। चाइना ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, प्लान किए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सतलुज और इंडस पर भी, लेकिन भाखड़ा डैम जो है वो एक बफर हमें बनाकर देता है और एब्जॉर्ब कर लेगा ये फ्लो वेरिएशंस को सतलुज में भी। इंडिया का जो इंडस का यूज़ है वो बहुत ही कम है, लार्जली नॉन कंजम्पटिव ही है। तो बहुत माइनर इम्पैक्ट हो सकता है रन ऑफ द रिवर प्लांट्स पर, लेकिन ओवरऑल रिस्क जो है वो भी लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिटेल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में, ताकि इम्पैक्ट जो आएगा अपस्ट्रीम इंटरवेंशन से वो समझ सके। कॉन्टीन्यूस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी ज़रूरत होगी, ताकि हाइड्रोलॉजिकल और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा चाइना से सिक्योर किया जा सके। इंडिया को पुश करना होगा फॉर्मल डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स विद चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कंसर्न्स रेज किए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर कि वो फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जो पुअर प्रिजनर्स के हेल्प के लिए दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि एक स्कीम है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम, वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इनमेट्स जो कि अपनी बेल बॉन्ड नहीं दे पाते हैं या फाइन नहीं पे कर पाते हैं, उनके लिए बनाई गई है एनसीआरबी द्वारा। और ये स्कीम जो है डिटेल्ड गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देती है कि कैसे जो है ये पैसा दिया जाए उन्हें। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है अगर हम देखें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है रिलीज़ नहीं किया जाता 7 दिन के बाद, अगर उसे एक बेल मिल जाती है, तो जेल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होगा सेक्रेटरी ऑफ डीएलएसए को। डीएलएसए एग्जामिन करेगा कि क्या प्रिजनर जो है पैसा नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा है तो डीएलएसए जो है वो वेरीफाइड केसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्पावर्ड कमेटी को हर 2 से 3 हफ्ते में रखेगा, और रिकमेंडेशन के बाद 40,000 रुपये तक जो है वो पर केस दिए जा सकेंगे। लेकिन ये एड उन प्रिजनर्स को नहीं मिलेगी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनडीपीएस एक्ट या यूएपीए जैसे लॉज में अगर बुक्ड हैं। तो अगर इक्विट या कन्विक्ट हो जाते हैं, कोर्ट जो है बेल अमाउंट को रिटर्न कर सकती है गवर्नमेंट को, और बेल जो है ग्रांट की जाती है तो अमाउंट जो है, अगर बेल ग्रांट की जाती है तो अमाउंट ऑफ कोर्स अपील के लिए यूज़ की जा सकती है। और 40,000 से ऊपर की अगर बेल अमाउंट है तो उसके लिए स्टेट ओवरसाइट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होगा। अब कन्विक्टेड प्रिजनर्स के केसेस में अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की वजह से कन्विक्शन जो है जेल में रहने पड़ रहा है कन्विक्टेड प्रिजनर को, तो एम्पावर्ड कमेटी 25,000 रुपये तक जो है वो कोर्ट डिपॉजिट के लिए दे सकती है। और 25,000 से ऊपर का अप्रूवल जो है उसके लिए स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नेशनल जेल ऑक्यूपेंसी जो है इंडिया में रेट जो है वो लगभग 131% का है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है लगभग 76% ऑफ टोटल प्रिजन पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसके लिए जो है फंड्स बनाए गए हैं कि प्रिजन्स को खाली किया जाए, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स खासकर जो पेमेंट ऑफ फाइन्स की वजह से जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफ्थेरिया। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली न्यू रिसर्च कह रही है कि लार्जेस्ट डिफ्थेरिया आउटब्रेक हुआ है वेस्टर्न यूरोप में पिछले 70 साल का, और मोस्टली ये वल्नरेबल लोगों को, जैसे जो माइग्रेंट्स और होमलेस हैं, उन्हें अफेक्ट कर रहा है। डिफ्थेरिया एक हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और को अफेक्ट करती है।
और स्प्रेड होती है थ्रू आउट द बॉडी, कॉज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, तो ये स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, या फिर ये इन्फेक्टेड ओपन सोर्स और अल्सर्स को टच करने से भी हो जाती है, और ये स्किन को अफेक्ट करती है और ओपन सोर्स और अल्सर्स कॉज करती है। टिपिकल सिम्टम्स जो हैं इसके वो सोर थ्रोट, फीवर, स्वॉलन नेक ग्लैंड्स और वीकनेस है। विद इन 2 to 3 days फ्रॉम इन्फेक्शन डेड टिश्यूज जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो एक थिक ग्रे कोटिंग जो है बना लेते हैं, जिससे कि कवर टिश्यूज़ जो है नोज़ में वो नोज़ और जो टॉन्सिल्स और थ्रोट के जो है टिश्यूज़ को कवर कर लेती है। अब ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं इसके लिए, लेकिन एडवांस स्टेजेस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हार्ट, किडनीज और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से वर्ल्ड जो है रिडिस्कवर कर रहा है बैक्टीरियोफेजेस को, और रेलिवेंट रिसर्च भी चल रही है इस पर। बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली गुड वायरसेस हैं जो नेचुरली प्रे करते हैं बैक्टीरिया पर, और ये ऑल अराउंड अस है, आपको वाटर, सॉइल, गट, स्किन हर जगह मिलेंगे। अनलाइक एन एंटीबायोटिक जो कि कई तरह के स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया को मार सकता है, फेजेस जो है वो सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन्स ऑफ एक बैक्टीरिया को मार पाते हैं। सभी बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए होता है। अब इसमें होता क्या है कि कैसे आप इसको ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। या तो आप आइसोलेट करो बैक्टीरिया को फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू, और फिर देखो कि कौन सा फेज उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या फिर ऑफ कोर्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड फेजेस बनाओ, जिसको मॉडिफाई करके लैब में आप वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को मार सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिलीफ देते हुए स्मॉल बोरोवर्स को आरबीआई ने रिसेंटली लोन टू वैल्यू रेशियो जो है गोल्ड बैक्ड लोन्स की वो अप टू 5 लाख कर दी है। लोन टू वैल्यू रेशियो रिप्रेजेंट करती है प्रोपोर्शन ऑफ एन एसेट्स वैल्यू जो एक लेंडर विलिंग है प्रोवाइड करने के लिए डेप्ट फाइनेंसिंग अगेंस्ट, जिसको हम परसेंटेज में देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके लोन अमाउंट को बाय प्रॉपर्टी जो भी अप्रेज वैल्यू है, प्रॉपर्टी के अप्रेज वैल्यू है, या फिर परचेज प्राइस है जो भी कम होता है। अब एलटीवीज जो है हायर होते हैं उन एसेट्स के लिए जो ज़्यादा डिज़ायरेबल है, ठीक है, एज कोलैटरल। लेकिन लोन जो जिनकी लोन असेसमेंट्स अगर हम देखें, हाई एलटीवी रेशियोज जिसकी होती हैं, तो वो हाई रिस्क लोन्स होते हैं, और इसलिए उनको इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। तो आरबीआई ने जो एलटीवी रेशियो है 75% से 85% कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेज गोल्ड 1 लाख का है तो बोरोवर जो है उस पर 85,000 रुपये तक का लोन ले सकेंगे, इंस्टेड ऑफ जो पहले 75,000 होता था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनाग्रेट किया है चेनाब रेलवे ब्रिज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट से बना के कॉस्ट से बना है चेनाब रिवर पर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का ही पार्ट है ये, और ये टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है ग्लोबली। लगभग 1315 मीटर का है। 120 साल तक इसको ये ब्लास्ट कर सकता है, इसका डिज़ाइन ऐसा है, और लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है। मैनेज्ड है ये बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्टील सप्लाई किया है। आईआईएससी बेंगलोर ने इसका प्रोटेक्टिव बेस बनाया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की जो है वो इसकी सिस्मिक और स्लोप एनालिसिस करते हैं, और डीआरडीओ ने इसके जो है ब्रिज ब्लास्ट रेजिस्टेंट फीचर्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। टॉपिक इकोनॉमी, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्बिट्रेटिंग इंडो यूके कमर्शियल डिस्प्यूट्स होल्ड की है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के। 1965 में बनाया गया एक स्पेशल आर्बिट्रल बॉडी है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एमिकेबल, क्विक, इनएक्सपेंसिव सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और कोर फंक्शन अगर हम इसके देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देती है ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की। इसके अपने प्रोसीजरल रूल्स हैं ऑफ कोर्स, और ये एक स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रल बॉडी की तरह भी काम करती है नेशनल लेवल पर, अंडर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिक्की, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडेक्स कार्ड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम बनाया है जिससे कि इंडेक्स कार्ड्स जनरेट हो सके। तो इंडेक्स कार्ड्स क्या होते हैं? नॉन स्टेचुटरी पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग फॉर्मेट, जो कि ईसीआई का ही इनिशिएटिव है, ताकि जो भी इलेक्शन रिलेटेड डेटा है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, वो सभी स्टेक होल्डर्स को दिया जा सके आफ्टर इलेक्शन, जैसे कि रिसर्चर्स को, एकेडमिया को, पॉलिसी मेकर, जर्नलिस्ट को, इवन जनरल पब्लिक को भी। तो जैसे कैंडिडेट्स, इलेक्टर्स, वोट्स पोल्ड, वोट्स काउंटेड, पार्टी वाइज कैंडिडेट वाइज वोट शेयर, जेंडर बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स, रीजनल वेरिएशंस, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारा डेटा जो है वो इंडेक्स कार्ड्स के थ्रू दिया जाता है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India's extreme poverty. This topic is important for your economy section and also your social issues. So India's extreme poverty has fallen down to 5.3% from 27% in 2011-12. So this is a much sharper decline than in previous decades, the World Bank has said. So even the World Bank has updated the threshold of poverty line to $3 per day instead of 2.15 earlier. Despite that, we are witnessing an increase, a decrease, a significant decrease in extreme poverty, which basically reflects India's resilience and progress in reducing poverty. So in 2022-2023, World Bank raised the extreme poverty line from 2.15 to $3 per day, so as to better reflect cost of living increases across developing nations. This adjustment shifts the global benchmark for poverty measurement, thereby increasing the comparability and relevance of data across time. At $3 per day level, the share of India's population living in extreme poverty is estimated to be 5.3%. In absolute terms, the people living in extreme poverty has decreased from 344 million to just over 75 million in this period. Okay. So at $2.15 per day line, India's extreme poverty rate would have stood at 2.3% in 2022. Okay. So under the lower middle income country poverty line, India's poverty level has fallen from 57.7% to 23.9%. Uh, Interestingly, while the normal poverty line has been raised, the new threshold of 4.20 per day is effectively lower for India compared to an inflation adjusted of 4.4 per day line. World Bank has also highlighted disparities based on geography and education. For example, in rural poverty, it has dropped from 69% to 32.5%. Urban poverty has also declined from 43.5% to 17.2%. And there is also educational disparities. 31.5% of Indians who are aged 16 plus with no formal schooling live below the poverty line. Apart from just income based poverty, India has also seen improvement in non monetary dimensions. India's non monetary poverty fell from 53.8% to 15.5% in 2022 to 2023. Even Niti Aayog estimates also support this data. So the indicators which were used in non-monetary dimensions of deprivation include clean drinking water, electricity, sanitation, and education and enrollment. Okay. So the next topic is impact of Chinese dams on Brahmaputra in India. This topic is important for your international relations and environment section. Assam Chief Minister has downplayed concerns over Chinese dams on Brahmaputra, saying that 65 to 70% of rivers flow originates within India. So he added that any reduction in flow from China might even help control Assam's annual floods. So India monitors the Chinese infrastructure projects along the Brahmaputra. They are located far upstream and currently pose no significant impact on Arunachal Pradesh or Assam. So Midog Dam or Midog County Dam and the South North Water Diversion Plan, which includes diversion of water from Brahmaputra to arid northern regions. These are the concerns. But despite covering only 34.2% of the Brahmaputra basin, India contributes over 80% of its total water yield, which disproves the perception that China's Tibetan Plateau is the primary source of the river. We all know that Tibetan Plateau receives scant rainfall, while India's portion of the basin receives the much larger portion of the rainfall.
So Brahmaputra gains volume through numerous tributaries in India. Apart from that, there is also snowmelt from Indian Himalayas, which adds significantly to the river's yield. Due to substantial rainfall, monsoon-fed tributaries, and snowmelt, the upstream interventions by China is not going to much impact Brahmaputra's total flow in India. So changes in flow patterns may impact hydropower projects on the Siang. India can manage these flow variability by building storage infrastructure. Okay. So Brahmaputra and its tributaries hold over 30% of India's total water resources and 41% of its hydropower potential. Arunachal Pradesh remains the primary site for hydropower development. India has proposed two major river linking projects to transfer Brahmaputra basin river water to water scarce regions of the Ganga basin, and these proposed water transfer links are unlikely to be significantly affected by China's upstream interventions in Tibet. So China has constructed and planned hydropower projects on Satluj and Indus also, but Bhakra Dam provides a buffer. Similarly, with respect to Indus, India's use of Indus is largely non-consumptive. So while there may be minor impacts on the run of the river plants, the overall risks remain limited. But still, India must invest in detailed multidisciplinary studies and pursue diplomatic efforts to secure hydrological and project specific data from China, okay, and push for formal data sharing protocols with China also. So the next topic is support for poor prisoners. This topic is important for your governance section. So union government has raised concerns over states and union territories not utilizing the funds which are meant for helping poor prisoners who remain in jail due to lack of money or for bail on release. Home Ministry has said that we launched this support to poor prisoners scheme to assist economically disadvantaged inmates who are unable to secure bail or pay fines due to financial constraints. NCRB serves as the central nodal agency for this scheme. The scheme came with detailed guidelines and a standard operating procedure also. And according to those SOPs, if an under trial prisoner is not released within 7 days of being granted bail, jail authorities must inform the secretary of DLSA. DLSA will then examine the prisoner's inability to furnish surety, and upon recommendation of DLSA or district level empowered committee, up to 40,000 can be released per case. Um, but no aid, of course, for those prisoners who are booked under Prevention of Corruption Act, Prevention of Money Laundering Act, NDPS Act, UAP, or other specified laws. And if acquitted or convicted, courts may order return of the bail amount to the government. So, for convicted prisoners, if the empowered committee can approve up to 25,000 per prisoners for the court deposit, and for sums beyond 25,000, approval must come from the state level oversight committee. Why we are so concerned? Because the national jail occupancy rate stands at over 131%. Under trial prisoners make up about 76% of it. So that's why this scheme was launched so as to provide financial assistance to under trial prisoners. So the next topic is diphtheria. This topic is important for your social issues. So recently, new research has said that largest diphtheria outbreak happened in Western Europe in the last 70 years. It has been affecting vulnerable people like migrants and homeless since 2022. Diphtheria is a highly contagious bacterial infection which can attack the respiratory tract and spread throughout the body. It is caused by strains of bacteria called Corynebacterium diphtheria, which make a toxin. So it can spread from person to person through respiratory droplets. People can also get sick from touching infected open sores or ulcers. It can also affect the skin, causing open sores or ulcers, of course. Typically, the symptoms of infection include a sore throat, fever, swollen neck glands, and weakness. Within 2 to 3 days from infection, the dead tissue in the respiratory tract forms a thick gray coating which can cover tissues in the nose, tonsils, and throat, making it hard to breathe and swallow. Antibiotics can help, of course. Although diphtheria can be treated with medications, in advanced stages, the bacterial infection can damage the heart, kidneys, and nervous system. So the next topic is bacteriophages. This topic is important for your environment section and also your science and tech section. So due to antimicrobial resistance, world is now rediscovering bacteriophages and relevant research is ongoing in many countries. Bacteriophages are basically good viruses which naturally prey on bacteria. They are all around us in the water, soil, gut, or even on your skin.
So, unlike an antibiotic which may be able to kill many species of bacteria, phages may only kill a few strains of a particular bacterium. All bacteriophages are composed of nucleic acid molecule, which may be either DNA or RNA. So, how you use it in treatment of patients? Either you isolate the bacteria from the infected tissue, check which phage works against it in the lab, or you can genetically engineer those phages and expand the variety of bacteria they can kill. So the next topic is loan to value ratio. This topic is important for your economy section. Providing relief to small borrowers, RBI has recently increased the loan to value ratio for gold backed loans up to 5 lakh rupees. So LTV represents the proportion of an asset's value which a lender is willing to provide debt financing against, usually expressed as a percentage. It is calculated by dividing the total amount of the property's appraised value or purchase price, whichever is lower. LTVs tend to be higher for assets which are considered more desirable as collateral. Typically, loan assessments with high LTV ratios are considered higher risk loans. Therefore, if the loan is approved, it has a higher interest rate. RBI has increased the LTV ratio from 75% to 85% for gold loans up to 2.5 lakh per borrower, including the interest. In simple terms, if the pledged gold is worth 1 lakh, borrowers can now get up to 85,000 instead of the earlier 75,000. Okay. So the next topic is Chenab Railway Bridge. This topic is important for your economy section. Prime Minister has recently inaugurated the Chenab Railway Bridge, the world's highest rail bridge. It is located in the Riasi district of Jammu and Kashmir. It is built at a cost of around 1400 crore above the Chenab River. It is a vital part of the Udhampur Srinagar Baramulla rail line. It holds the record for the tallest railway arc bridge globally. It spans about 1315 meters. It is designed to last 120 years and it can even tolerate temperatures as low as minus 20 degrees Celsius. It is managed by the Konkan Railway Corporation. Steel Authority of India has supplied the steel and Swiss firm Magba provided specialized bearings. So IISc Bengaluru designed the protective base. IIT Delhi and IIT Roorkee handled the seismic and slope analysis while the DRDO contributed to the bridge's blast resistant features. So the next topic is Indian Council of Arbitration. This topic is important for your governance and economy section. Indian Council of Arbitration has organized the third edition of its International Conference on Arbitrating Indo-UK Commercial Disputes. So this is one of the oldest arbitral institutions in India. It was established in 1965 as a specialized arbitral body, registered as a society, and it is aimed to promote amicable, quick, and inexpensive settlement of commercial disputes by means of arbitration, conciliation, and regardless of location. It is the cost-effective and efficient. The core function of ICA is the cost-effective and efficient administration of arbitration proceedings. It has its own set of procedural rules, and it acts as a specialized arbitral body at the national level under the initiatives of Government of India and apex business organizations like FICCI. So the next topic is index cards. This topic is important for your governance section. So Election Commission of India has streamlined technology-driven system to generate index cards and various statistical reports after the conduct of the elections. Index cards are a non-statutory post-election statistical reporting format, which is meant to promote accessibility of election-related data at the constituency level for all stakeholders, not just researchers, academia, journalists, but also for general public. So the data includes data like data for candidates, which were the candidates, electors, votes polled, votes counted, party-wise and candidate-wise vote share, gender-based voting patterns, regional variations, and even performance of political parties. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.